नमस्कार साथियों। स्वागत है आज के इस नए सेशन में। लेब असिस्टेंट के लिए हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही है और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला लेब असिस्टेंट के लिए वो है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। हमारे सिलेबस में 4 प्रकार की इन जनजातियों का जिक्र किया गया है: एस्किमो, बुशमैन, भील और गोंड। इन 4 जनजातियों के बारे में हम विस्तृत रूप से आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार इनमें से 1 या 2 सवाल परमानेंट पूछे जाते हैं और ये बहुत ही सरल टॉपिक रहने वाला है। कुछ इनकी विशेषताएं होती है, उन्हीं के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। अब एक जनजाति, जनजाति क्या होती है? जनजाति एक ऐसा समूह होता है जो कुछ विशेष क्षेत्र में पाया जाता है। उनकी कुछ विशेषताएं होती है, उनकी कुछ परंपराएं होती है। उन परंपरा को वो अभी तक लिए हुए हैं, यानी बाहरी दुनिया पर उनका बहुत कम प्रभाव होता है। उनकी अपनी सभ्यता होती है, उनकी अपनी भाषा और शैली होती है, उनकी परंपराएं होती है, वो उनके लिए विशेष होती है। और विशेष क्षेत्र क्षेत्र में जनसंख्या का एक समूह रहता है, वो क्या कहलाता है? जनजाति। जनजाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जो आधुनिक सभ्यता से दूर रहकर, यानी वर्तमान समय से, वर्तमान जो सभ्यता है, वर्तमान का उन पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। जो परिवर्तन होता रहता है मानव के साथ, वो परिवर्तन उनमें बहुत कम देखने को मिलता है। अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों और जीवन शैली को बचाए रखता है, यानी वर्तमान समय की जो सभ्यताएं, जो प्रचलन बढ़ रहा है, उनसे दूर रहकर जो अपने पुराने परंपरा है उनको लिए अपनी जो पुरानी सभ्यता है उनको वो बचाए हुए हैं। अपने रीति रिवाज और अपनी जीवन शैली है वो कंटिन्यू वही रख रहे हैं। ये लोग प्रकृति के साथ बहुत करीब रहे, यानी जनजाति के लोग हैं वो प्रकृति से सीधे जुड़े हुए हैं। प्रकृति से सीधे जुड़े वाले लोग कौन से? जनजातीय रेल वाले लोग हैं। ये प्रकृति के बहुत करीब होते हैं। देखिए, हबल ने इनकी एक परिभाषा दी थी: कोई जाति एक सामाजिक समूह है और जो एक विशेष भाषा बोलती है। उनकी एक क्या होती है? विशेष भाषा होती है, तथा जिसकी अपनी विशेष संस्कृति होती है। उनकी भाषा होती है प्लस उनकी संस्कृति होती है, जो इन्हें दूसरी जनजाति से अलग करती है। उनकी भाषा और संस्कृति के आधार पर वो दूसरी जनजातियों से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। ये क्या होती है? जनजाति होती है, जिसने की परिभाषा किसने दी थी? हाबल ने। इन्हें आदिवासी, ट्राइबल भी कहते हैं या जनजाति ट्राइब्स भी कहा जाता है। आदिवासी ट्राइब या ट्राइबल ट्राइबल। अब देखिए, जनजातियों की मुख्य विशेषताएं क्या होती है। इनका प्रकृति से जुड़ा होता है, प्रकृति से सीधा जुड़ा होता है, यानी प्रकृति के साथ ये रहते हैं। उनका जीवन व्यापन प्रकृति के साथ ही होता है। भौतिक पर्यावरण के अनुसार जीवन जीते हैं ये। छोटे समूह, अब इनके छोटे छोटे समूह में रहते हैं, अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं और उनका विशिष्ट क्षेत्र होता है जहाँ छोटे छोटे समूह बनाकर ये लोग रहते हैं। ये उनकी पहचान है। विशिष्ट संस्कृति होती है, उनकी अपनी भाषा होती है, उनके रीति रिवाज होते हैं, उनकी परंपराएं होते हैं, जिनको वर्तमान समय में भी वे संजोए हुए हैं। उन्हीं के कारण उनकी विशिष्ट पहचान भी होती है। उनकी आजीविका, अब ये पर्यावरण से सीधे जुड़े हैं प्रकृति से, तो उनकी आजीविका का स्रोत ही वहीं पर होगा। प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर ही उनका जीवन चलता है। खाद्यों का संग्रहण करते हैं, आखेट करते हैं, शिकार। ये इन जनजातियों का मुख्य व्यवसाय है: आखेट, शिकार, पशुचारण व आदिम कृषि। ये 4 प्रकार की आजीविका उनके स्रोत है। मुख्य क्या है? शिकार। ये पुरानी प्राचीन काल से ही चलता है प्रथा प्रथा। जो खाने का या भोजन का है, वो उनका मुख्य क्या है? आखेट के द्वारा ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये जनजातियों की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। अब देखिए, विश्व की प्रमुख जनजातियों का वर्गीकरण देखते हैं हम। क्षेत्र में कौन कौन सी जनजातियां किस क्षेत्र में निवास करती है, और हमारे सिलेबस में 4 है, उनका हम विशेष तौर पर देखेंगे। भूमध्य रेखीय वन प्रदेश, जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र होते हैं, 0 डिग्री के आसपास का क्षेत्र है, वहां पर जो जनजातियां रहती है उसमें पिग्मी, सेमांग, सकाई, ये जनजातियां भूमध्य रेखीय वन प्रदेशों में पाई जाती है। और उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश में, मरुस्थलों में, गर्म मरुस्थलों में जो जनजातियां निवास करती है वो कहलाती है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जनजातियां। जैसे बद्दू, बुशमैन, ये अफ्रीकन
अफ्रीका महाद्वीप में ये जनजातियां निवास करती है। बुशमैन, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल है, मरुस्थल उसमें जो जनजाति प्रमुख रूप से है पहचान है वो किस जनजाति की है? बुशमैन की। पढ़ेंगे हम विस्तृत तौर पर। मानसूनी व पर्वतीय प्रदेशों में जो जनजातियां रहती है जैसे नागा, गोंड, भील, संताल, टोंडा, ये भारत की कुछ प्रमुख जनजातियां रहे जो मानसूनी क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। घास, विश्व के प्रमुख घास के प्रदेशों में निवास करने वाली जैसे किर्गिज जो समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में निवास करते हैं। मसाई है जो उष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्रों में निवास करते हैं अफ्रीकन महाद्वीप में। फिर टुंड्रा या शीत मरुस्थल यानी उच्च अक्षांशों में, जहां पर क्षेत्र क्या होता है? हमेशा हिम आच्छादित क्षेत्र होता है, बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र। वहां पर जो जनजातियां निवास करती है वो कैसी होती है? टुंड्रा या शीत मरुस्थल में रहने वाली, जैसे एस्किमो, ये हमारे सिलेबस में चुकची, समायोड, याकूत या लेप। उच्च जो अक्षांश होती है वहां पर ये जनजातियां पाई जाती है। अब हम पहली जनजाति है वो पढ़ेंगे बुशमैन। देखिए, बुशमैन लगभग 20,000 वर्षों से दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में घुमक्कड़ जीवन जीने वाले आदिवासी हैं। अब उनका जो मुख्य निवास स्थान है वो कहाँ पर है? कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है ये? अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में, जो नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका 3 देशों के बीच में फैला हुआ। ऊपर है नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका। मुख्य रूप से इन 3 देशों में ये फैला हुआ है। अधिक पार्ट है वो बोत्सवाना में। यहाँ पर एक कालाहारी मरुस्थल है और इन्हीं कालाहारी मरुस्थलों में ये जनजाति निवास करती है। इन्हें कोसान, रकवी, बसावसा के नाम से भी जाना जाता है। इन इसके 3 अन्य भी नाम है, कोसान, रकवी या बसासवा। इन 3 अन्य नामों पर से इसको बुशमैन जनजाति को जाना जाता है। 17वीं शताब्दी में डच आप्रवासियों ने दक्षिण अफ्रीका के आर्कटक लोगों को बुशमैन कहा था। डच लोगों है ना, उन्होंने इसको बुशमैन नाम दिया। जो शिकार करते थे तो उन लोगों को उसने क्या नाम दिया? उन्होंने बुशमैन नाम दिया। वर्तमान इनकी संख्या केवल 10,000 रह गई है। वर्तमान में आसपास की जनजातियों के विकास के कारण इनकी जनसंख्या बहुत कम हो गई है। तो बुशमैन है कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। उनका प्रमुख कार्य क्या है? शिकार, आखेट। अब इसकी देखिए विशेषताएं पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे इसका निवास क्षेत्र, भौगोलिक स्थिति क्या है। बुशमैन का निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में। इसका निवास स्थान कहाँ है? 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच, दक्षिण अक्षांशों के बीच मध्य, यहाँ से यहाँ 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच इनका क्षेत्र होता है। इधर से यह नामीबिया, इधर ये दक्षिण अफ्रीका और ये बोत्सवाना। इन 3 देशों के बीच ये जो क्षेत्र फैला हुआ है ये किसका है? कालाहारी मरुस्थल का। और इसी कालाहारी मरुस्थल में ये बुशमैन लोग रहते हैं। दक्षिण अक्षांश के मध्य बेचुआना लैंड में स्थित है, इसको बेचुआना लैंड कहा जाता है और यहाँ पर ये बुशमैन जनजाति रहती है। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया व अंगोला में निवास करते हैं। ये इन देशों में ये निवास करते हैं। ओकाबांगो नदी और गामी झील से लेकर लिम्पोपो व नोसोबो नदियों तक इनका भ्रमण रहता है। ये एक घुमक्कड़ प्रजाति है, जनजाति है जो इन क्षेत्रों में घूमती, इन नदियों के आसपास अपने शिकार के लिए ये घूमते रहते हैं। परंपरागत रूप से 20 या उससे कम के समूह में विचरण करते हैं। यानी इनका 20 के लोगों का आसपास का इनका समूह होता है या उनसे भी ये छोटा समूह रखते हैं। ये एक जगह रहते नहीं, स्थायी इनका निवास होता नहीं है। घुमक्कड़ प्रजाति है जो छोटे छोटे समूह में रहती है और घूमती रहती है अपने भोजन के लिए, आखेट के लिए। तो इनका निवास स्थान है वो कालाहारी मरुस्थल है जो बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला और दक्षिण अफ्रीका इन 4 देशों में मुख्य रूप से है। अब देखिए उनकी क्या शारीरिक लक्षण है और उनका क्या भोजन है, इसके बारे में हम देखते हैं। उनकी शारीरिक लक्षण की क्या क्या विशेषताएं?
ये नाटे कदगे। हाइट इनकी बहुत कम होती है, छोटे हाइट के लोग होते हैं। ये कद इसका क्या होता है? नाटागत। बुशमैन जनजातियों के लोग नाटे कद के होते हैं। घुंघराले उनके बाल होते हैं। निग्रो प्रजाति से मिलते जुलते हैं। अब देखिए 3 प्रकार की प्रजातियां मुख्य रूप से होती है। काकेसाइड, मंगोलाइड, निग्रोइड। निग्रोइड में निग्रो, निग्रेटो। तो ये निग्रो प्रजाति से मिलते जुलते हैं, निग्रो प्रजाति से ये जुड़े हुए हैं। बुशमैन जनजाति वाले लोग निग्रो प्रजाति से। इनके जबड़े हुए होठ बाहर निकले हुए नहीं होते, होठ मोटे होते हैं, जो बाहर निकले हुए नहीं होते हैं वे। नितंब बारीक होते हैं इनके। अब उनका क्या भोजन है? अब ये जनजाति है वो सर्वाधिक भोजन करती है। कितना भी इनको दे तो ये छोड़ते कुछ भी नहीं है, पूरा खाते रहते हैं। इनका पूरा जीवन का लक्ष्य ही खाना ही है। पूरे सबसे ज्यादा भोजन करने वाली जनजाति है ये बुशमैन। आखेट के जानवर, पक्षी, मछलियाँ। अब आखेट में जानवर, पक्षी या मछलियाँ जो भी इनको मिलते हैं उनका शिकार करके वो खा लेते हैं। कंदमूल, फल, शहद इनके बड़े शौकीन होते हैं। छोटी चींटियां, दीमक व उनके अंडे। अब इसे बुशमैन राइस कहा जाता है, सबसे प्रमुख भोजन होता है उनका। छोटी चींटियां, दीमक या उनके अंडे होते हैं, ये इसका प्रमुख भोजन होता है। उनकी मिठाई के तौर पर ये काम में लेते हैं। सबसे पसंदीदा भोजन है ये छोटी चींटियां, दीमक, इनको ये नहीं छोड़ते हैं। तरबूज, तसवा, वे गांठेदार जड़ों से ये जल को प्राप्त करते हैं। तरबूज और गांठेदार जड़ों को जल के रूप में ग्रहण करते हैं। अब मरुस्थल में रहते हैं। मरुस्थल में सबसे ज़्यादा कमी होती है, वो पानी की कमी होती है। इन्हें पानी नहीं मिल पाता है तो वो तरबूज या गांठेदार जड़ों से ही जल को प्राप्त करते हैं। वहीं से इनको जल की पूर्ति करते हैं। एक बुशमैन एक बार में आधी भेड़ तक खा सकता है। एक बुशमैन है एक बार में आधी भेड़ को एक साथ खा सकता है, यानी ये खाने में सबसे तेज होते हैं। भविष्य के लिए भोजन संचय नहीं करते। अब ये उष्ण मरुस्थल में रहते हैं, तापमान अधिक होता है तो ये भोजन का संग्रहण संचय नहीं करते हैं। जो तुरंत मिलता तुरंत शिकार किया और उसको वहीं पे निपटाया, तुरंत खत्म कर देते हैं। बाकी समय के लिए बचा कर नहीं रखते हैं। तो ये उनके प्रमुख भोजन है। अब देखिए उनका व्यवसाय। अब बुशमैन का प्रमुख व्यवसाय क्या है? आखेट, शिकार। प्रमुख व्यवसाय क्या है? शिकार करना। ये उनके मुख्य व्यवसाय के तौर पर है। चतुर आखेटक होते हैं ये। प्रत्येक खेमे का अपना क्षेत्र होता है और दूसरे खेमे के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते। उनका अलग अलग खेमा बनाया होता है और उन्हीं खेमों में वे अपने शिकार करते हैं। और चतुर आखेटक होते हैं, बहुत ही चतुर होते हैं ये शिकारी, अच्छे शिकारी होते हैं ये बुशमैन। इनके शिकार के देखो तरीके क्या क्या है। तीर कमान। अब मुख्य जो हथियार होता है इनका शिकार का, वो क्या होता है? तीर कमान। सर्वाधिक जो शिकार करते हैं वो तीर कमान का यूज करते हैं, वो अपने साथ रखते हैं तीर कमान को। भाले से शिकार, तीर कमान में भाले। कीचड़ में धंसाकर भी करते हैं, फंदों में फंसा कर, छोटे जानवरों को फंदों में फंसा कर करते हैं। गड्ढों में छिपा कर वे जल पिलाकर मारते हैं। इस प्रकार वो शिकार करते हैं। इनकी कई विधियां हैं जिसके वे शिकार करते हैं, क्योंकि उनका मुख्य व्यवसाय क्या? आखेट। विशेष कौशल होता है इनमें। जंतुओं की बोली की नकल करने में निपुण होते हैं। अब जंतुओं, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनकी वो बोली निकाल सकते हैं और उनको अपने ओर आकर्षित करके उनका शिकार कर सकते हैं। विष बूझे तीरों का प्रयोग करते हैं। अब तीर पर विष लगाकर भी शिकार करते हैं। तीर होता है वहां पर विष लगाकर भी इन जानवरों का शिकार करते हैं। तीर कमान से 60 मीटर दूरी तक ये शिकार कर सकते हैं। अब इनकी जो शिकार करने की दूरी होती है 60 मीटर, यानी काफी दूर तक ये शिकार कर सकते हैं तीर कमान से। तो ये शिकार में क्या होते हैं? चतुर आकेटक होते हैं। चतुर आकेटक होते हैं। अब देखिए बुशमैन के वस्त्र और निवास और उनके ऊपर कौन किस प्रकार के वस्त्र ये पहनते हैं देखें। पुरुष तिकोना लंगोट पहनते हैं। ये बहुत कम वस्त्र पहनते हैं। वर्तमान समय में तो और भी थोड़े बहुत पहनने लगे हैं, बहुत कम पहनते थे ये। पुरुष होता है वो तिकोना लंगोटा पहनता है। स्त्री चमड़े की एक एप्रन व क्रॉस चोगा टाइप होता है वो वस्त्र पहनते हैं और विस्त्रों में भी वही काम में लेते हैं। चमड़े की टोपी व जूते पहनते हैं। अब इनका निवास गृह यानी घर
कैसा बनाए जाते हैं? गुंबदाकार झोंपड़ी बनाई जाती है जिसमें घास, टहनियाँ व खाल का भी प्रयोग किया जाता है। गांव होता है जिसमें 8 से 10 झोंपड़ियों का समूह है। 8 से 10 झोंपड़ियों का समूह होता है, वो गांव कहलाता है, जिसे क्या कहते हैं? करफे। क्या कहते हैं? करफे कहा जाता है, करफे। जो 8 से 10 झोंपड़ियों का एक सामान्य एक करफे बनाया जाता है, अपने खेमे में क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर ये निवास करते हैं। ये स्थायी नहीं है, स्थायी निवास नहीं है, भ्रमणशील होते हैं ये। तो अपना स्थायी निवास नहीं करते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं, तो वहाँ पर घास फूस का ये कुछ ढांचा तैयार कर लेते हैं जहाँ पर ये रहते हैं। कठोर मौसम में गुफाओं का आश्रय करते हैं। अधिक कठोर मौसम होता है उस टाइम ये गुफाओं में चले जाते हैं। कुछ लोग चट्टान गुफाओं में रहते भी हैं। अब उनके पास क्या उपकरण व क्या हथियार हैं, देखिए। धनुष बाण, ये इनका क्या मुख्य हथियार है? मुख्य हथियार कौन सा है? धनुष और बाण, भाला, फेंक कर मारने वाली छड़ियां भी रखते हैं। धनुष बाण व भाला हमेशा ये अपने साथ रखते हैं, हमेशा ये, क्योंकि ये भ्रमणशील जनजाति है, कहीं पर भी इनको शिकार मिल जाता तो ये हमेशा अपने पास ही रखते हैं इन चीज़ों को। शुतुरमुर्ग के अंडे की खोल से जलपात्र। अब सबसे बड़ा अंडा कौन सा होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका अंडे का टोकरी बनाई जाती है, जो भोजन खाने के लिए काम में लेते हैं। जलपात्र भी बनाया जाता है और टोकरी होती है, वो खाने में काम में ली जाती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। लकड़ी का एक गोरा वाद्य यंत्र भी बताते हैं। और पेड़ों की छाल से रस से बनाते हैं। रस से किसके बनाते हैं? पेड़ों की छाल से ये बनाते हैं। तो ये उनके उपकरण व हथियार हैं। अब उनका समाज, संस्कृति और धर्म क्या है, किस प्रकार है, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। धार्मिक इनकी मान्यताएं क्या है? जादू टोना, ये भी भाई जादू टोना में विश्वास रखते हैं। क्या करते हैं? टोनो टोट को भी ए भी विश्वास रखे। चौराहे पर जा आपने देखा, यहाँ आपने भी चाल रही है टोना रोड का कटी दो, क्या चौराहे पर कुछ रखे हुए आप कहाँ टोनो के रेड भी, यहाँ ए भी जादू टोना में विश्वास रखे। भूत प्रेतों में ये विश्वास रखते हैं। 2 प्रकार के भगवानों को ये मानते हैं, एक पूर्व दिशा में और दूसरा पश्चिम दिशा में। 2 भगवानों को ही मानते हैं, एक तो 2 दिशाओं में, पूर्व और पश्चिम दिशाओं में। ओझा बीमारियों वे प्रेतमात्माओं से बचाता है। ओझा एक होता है जो बीमारियों और प्रेतमात्माओं से बनाता है। चट्टानों पर की गई पेंटिंग इनकी फेमस है, प्रसिद्ध क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। चट्टानों पर ये पेंटिंग करते हैं और वो बुशमैन जनजातियों की फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है। चट्टानों पर की गई पेंटिंग बुशमैन जनजाति के द्वारा की जाती है। अब देखिए इनका वातावरण के साथ समायोजन होता है, क्योंकि ये वातावरण वहीं पर रहते हैं प्रकृति के साथ। थोड़ा अपने पास सामान रखते हैं, क्योंकि ये भ्रमणशील होते हैं, स्थायी उनका निवास होता नहीं, तो अपने पास कम सामान ये लेकर रखते हैं। बच्चे इनके कम होते हैं। घूमने की इनकी क्या होती है? स्वतंत्रता होती है। शिकार के लक्ष्य से ये घूमते रहते हैं। अकाल में स्त्रियां गर्भ धारण करना बंद कर देती है, क्योंकि उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। मादा व अल्पवयस्क पशुओं की हानि नहीं पहुंचाते। शिकार किए गए पशु के हर भाग का उपयोग करते हैं। जब किसी पशु, पक्षी या जानवर का शिकार करते हैं तो उसके हर भाग का वो ये काम में लेते हैं, ना किसी न किसी रूप में उसको काम में लेते हैं, फेंकते नहीं है। ये नहीं है केवल मांस के रूप में प्रयोग कर लिया, हर चीज का वो सही तरीके से उपयोग भी करते हैं। वर्तमान में बुशमैन आर्किड के साथ साथ आदिम निर्वाह कृषि, जीवन निर्वाह कृषि के भी करने लगे वर्तमान समय में। बंधु हॉटेंटोट व यूरोपीय आक्रमणों से इनकी संख्या व आवास क्षेत्र निरंतर घट रहे थे। इन बाकी जनजातियों, बंटू हॉटेंटेट, इन जनजातियों के आक्रमण के कारण अब इनकी जनसंख्या धीरे धीरे क्या हो रही है? कम होती है। वर्तमान समय में ये आदिम जीवन निर्वाह कृषि भी करने लगे हैं, जिसे स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है, या करता है दहन, स्लैश एंड बर्न आदि इनके नाम से जाने जाते हैं। अब हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट जनजाति है वो एस्किमो। इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाली जनजाति है एस्किमो। हर बार इनमें से एक क्वेश्चन आएगा, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। एस्किमो टुंड्रा प्रदेशों में रहने वाली जनजाति है, यानी उच्च अक्षांशों में निवास करने वाली ये जनजाति है, बर्फीली क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति है। ये कनाडा के उत्तरी तट, बेफिन द्वीप, हडसन की खाड़ी, ग्रीनलैंड तथा सुदूर उत्तरी पूर्वी एशिया के तटीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। अब ये कहाँ निवास करते हैं? अलास्का,
उच्च अक्षांशों में अलास्का, ये यूएसए का पार्ट है अलास्का। हडसन की खाड़ी के आसपास, हडसन की खाड़ी में, बेफिन द्वीप पर और ग्रीनलैंड में, इन क्षेत्रों में ये निवास करती है। तो एस्किमो है उच्च अक्षांशों में निवास करनी यानी टुंड्रा क्षेत्र में रहने वाली एक जनजाति है। टुंड्रा प्रदेशों के लोगों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कनाडा व ग्रीनलैंड में इसको क्या कहा जाता है, एस्किमो। मुख्य रूप से कनाडा व ग्रीनलैंड के आसपास के क्षेत्र में यहाँ पर रहने वाले लोगों को एस्किमो कहा जाता है। उत्तरी स्कैंडिनेविया में इसे लेप्स या सामी कहा जाता है। साइबेरिया में समायोर्स, याकूत या चुकची के नाम से भी इनको जाना जाता है। यानी रूस के जो ऊपर उच्च अक्षांशों में रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, समायोर्ड, याकूत या चुकची के नाम से जाना जाता है। तो एस्किमो जनजाति है वो कनाडा व ग्रीनलैंड के आसपास के क्षेत्र में रहती है। बेपिन खाड़ी, यार्सन की खाड़ी, इन क्षेत्रों में, अलास्का, इन क्षेत्रों में जो रहती है वो क्या कहलाती है, एस्किमो। ये इनका निवास क्षेत्र का एरिया है टुंड्रा प्रदेश में। और एक इनकी शारीरिक संरचना, चेहरा इनका होता है सपाट एवं चौड़ा चेहरा होता है। चेहरा क्या होता है, सपाट और चौड़ा होता है। नाक चपटी होती है, मुंह चौड़ा होता है और जबड़ा क्या होता है, भारी होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, कच्चा मांस को खाते हैं, तो इनका जबड़ा क्या होता है, भारी होता है। आंखें गहरी होती है, कत्थई तिरछी होती है, बाल बद्धे हुए काले होते हैं। शरीर इनका हष्ट पुष्ट मांसल शरीर होता है, त्वचा पीली होती है, दांत सफेद व मजबूत होते हैं। अब प्रजाति इनकी कौन सी होती है, अब देखिए बुशमैन तो थे, वो कौन से प्रजाति के थे, निग्रो। और एस्किमो है किसके हैं, मंगोलाइड्स प्रजाति से। इनका संबंध किस प्रजाति से है, मंगोलाइड प्रजाति से है। तीन प्रकार की प्रजाति हमने पढ़ी थी, काकसाइड, निग्रो, मंगोलाइड। तो एस्किमो है मंगोलाइड प्रजाति से है। अब देखिए इनका मुख्य कार्य क्या है, व्यवसाय है। एस्किमो का भी मुख्य व्यवसाय क्या है, आखेट, शिकार करना, ये इंपॉर्टेंट है। इनकी आखेट की विधियाँ, कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, इनके क्या नाम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए शीतकाल में ये दो प्रकार की शिकार करते हैं। शीतकाल में ये दो प्रकार के शिकार करते हैं, एक होता है माओपोक और दूसरा इतू पोक या इत्रपाक। इनके अलग अलग नाम है, माओपोक। और माओपोक होती है, इसमें क्या होता है, बर्फ में एक छिद्र कर दिया जाता है और वहां पर क्या किया जाता है, प्रतीक्षा, इसे प्रतीक्षा विधि भी कहा जाता है। छिद्र करके वहां पर उनका वेट करते हैं कब सील मछली आती है। और ये सील मछली, अब एस्किमो जनजाति सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, सील मछली। उनका उनके जीवन में बहुत महत्व होता है सील मछली का एस्किमो जनजाति के जीवन में। तो सील मछली के शिकार करने के लिए बर्फ में क्या करते हैं, एक छेद करते हैं और वहां पर उसकी क्या करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। और फिर हार्पून, जो एक हथियार होता है शिकार करने का, उसका क्या नाम है, हार्पून, उससे उस मछली का शिकार करते हैं। तो ये थी माओपाक विधि। माओपाक एक शीतकालीन विधि होती है जिसमें एक छिद्र किया जाता है और उस क्या किया जाता है, उसका वेट किया जाता है कब सील मछली बाहर आए और उसका शिकार करें। अब इसकी दूसरी विधि है शीतकाल में, वो है इत्रुपाक या इत्तुपाक। इसमें दो छिद्र बना दिए जाते हैं, एक छिद्र में कुछ उसके लिए चारा डाला जाता है और दूसरे छिद्र पर उसका शिकार किया जाता है। दो छिद्र बनाकर एक व्यक्ति चारा डालता है, दूसरा हार्पून से उसको मारता है। दो छिद्र किए जाते हैं, एक में उसको चारा डाला जाता है, दूसरे में उससे हार्पून हथियार से उसका शिकार किया जाता है। तो ये दो प्रकार की शीतकाल है, माओपाक और इतुपाक। अब बसंत काल को शिकार विधि है वो कौन सी, उत्तोक। बसंत काल में शिकार विधि कौन सी है, उत्तोक। जब सील मछली धूप सेकने के लिए बाहर निकलती है तब उसका शिकार किया जाता है। सील धूप खाने आती है तब शिकारी सुलभ हो जाता है, शिकार उनको शिकार करना आसान हो जाता है और वो सीधे तौर पर या कुत्तों की सहायता से उसका शिकार कर लेते हैं। तो बसंत काल की कौन सी विधि है, उत्तोक विधि। और ग्रीष्म काल में क्या करते हैं, केरीबो या रेंडियर का शिकार करते हैं। रेंडियर, ये एक इम्पोर्टेंट है, रेंडियर भी, सील और रेंडियर एस्किमो जनजाति में समुद्र की, एक तो सील मछली और दूसरा है रेंडियर। अब ये दो जानवर हैं वो इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। सील मछली से उनके कई प्रकार के यूज किए जाते हैं। मांस तो उनका है ही, भोजन तो पहला लक्ष्य है उनका भोजन, बाकी उसकी
खाल से भी कई प्रकार के उपकरण ये बनाते हैं, उसको काम में लेते हैं। रेंडियर है, ये भी एक क्या होती है, जानवर होता है जिसका उपयोग ये क्या करते हैं, स्लेज गाड़ी खींचने के लिए भी किया जाता है, उसकी खाल को भी काम में लिया जाता है और मांस में भी इसको काम में लिया जाता है। तो ये शिकार करने की कुछ 4 विधियां थी। शीतकाल में माओपोक और इत्रपाक, बसंत काल में उतोक और ग्रीष्म काल में इनका शिकार किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है ये। अब देखिए सील मछली का महत्व। एस्किमो जनजाति के लोगों में सील मछली का क्या महत्व होता है उनके जीवन में। पहला, मांस खाने के लिए मुख्य भोजन के रूप में सील मछली को काम में लेते हैं, उसका सील मछली का मांस काम में लेते हैं। और कपड़े व तंबू बनाने के लिए इसके खाल का प्रयोग किया जाता है। कपड़े वो इसके सील मछली के खाल के पहनते हैं ये, और तंबू भी इसी का बनाते हैं। अब इसकी चर्बी है वो ईंधन के रूप में काम में लेते हैं, क्योंकि ये देर तक जलती है। इसकी चर्बी है वो ईंधन के रूप में काम में लेते हैं, ये देर तक जलती है। हड्डियाँ, अब इनकी हड्डियों से स्लेज गाड़ी बनाई जाती है, जो रेंडियर के द्वारा या कुत्तों के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी है, वो इनकी हड्डियों से बनाई जाती है। सील मछली की हड्डियों से इसका निर्माण करते हैं। जो इसके तौत होते हैं उनको दागों के रूप में ये काम में लेते हैं। रेंडियर ये भी एक जंतु है, जीव है, जो एस्किमो समाज में एस्किमो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और समृद्धि व सामाजिक स्तर का मापदंड होता है। रेंडियर जीव होता है वो एस्किमो समाज में समृद्धि व सामाजिक स्तर का मापदंड है। अब देखिए इनके घर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनके घरों के नाम, 3 प्रकार के ये घर होते हैं। शीतकाल में जो घर होता है उसको क्या कहते हैं, इग्लू कहा जाता है, यानी बर्फ की सीलियों को काट कर ईंटों के रूप में फिर उसको एक के ऊपर रखकर चिन करके और फिर गुंबद नुमा एक आकार में उसको बनाया जाता है, गुंबद के आकार का बनाया जाता है। इस प्रकार एक घर बनाया जाता है शीतकाल में, इसको क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इग्लू। शीतकालीन घर क्या कहलाता है, इग्लू। बर्फ की शिलाओं को काट काट कर ईंटों की भांति रखकर गुंबद नुमा घर बनाया जाता है, इसे इग्लू कहा जाता है। अब ग्रीष्म काल में ये घर बनाते हैं, उसे ट्यूपिक कहा जाता है और कर्मक कहा जाता है। 2 प्रकार के ये घर बनाते हैं, एक तो ट्यूपिक और दूसरा है कर्मक। कैरिबो व ध्रुवीय बालों की खाल से बना घर ट्यूपिक कहलाता है। कैरिबो या ध्रुवीय बालों की खाल से जो घर बनाया जाता है ग्रीष्म काल में, उसे क्या कहा जाता है, ट्यूपिक कहा जाता है। अब देखिए कर्मक, एक घर होता है उसको क्या बोलते हैं, कर्मक। ये भूमिगत भी होता है, यानी 5-6 फुट जमीन के अंदर बनाते हैं और फिर ऊपर दोनों साइड में बनाते हैं। 5-6 फुट भूमिगत बनाते हैं, 2-3 फुट ऊपर उठे लकड़ी वे वहल वहल मछली की हड्डियों के ढांचे से बना मकान होता है ये, जिसे क्या बोलते हैं, कर्मक। इसका प्रवेश द्वार भी भूमिगत सुरंग से जुड़ा होता है। जो कर्मक होता है इसका प्रवेश द्वार भी भूमिगत रूप जुड़ा होता है। इसकी 5 या 6 फुट जो भूमिगत में होता है, 2-3 फुट ये ऊपर होता है। ये किससे बना होता है, लकड़ी से या व्हेल मछली के हड्डियों से बना होता है। तो 3 प्रकार के हमने घर पढ़े थे, इग्लू, शीतकालीन घर होता है, और ग्रीष्मकालीन घर में हम पढ़ेंगे ट्यूपिक और कर्मक। ये नाम याद रखने हैं आपको, इनको में से ट्यूशन पूछा जाता है। अब देखिए क्या किस प्रकार के ये वस्त्र पहनते हैं, उन क्या उन वस्त्रों के नाम होते हैं और ये किससे बनाए जाते हैं उनका हम पढ़ेंगे। तीमियाक, पहला वस्त्र कौन सा है, तीमियाक। पुरुष बदन पर पहना जाने वाला जर्सी नुमा बाहेदार वस्त्र होता है। ये एक जर्सी नुमा वस्त्र होता है जिसकी बाहें होती है, और ये सील मछली की खाल से बना होता है। सील मछली की खाल से बनाया हुआ वस्त्र होता है तीमियाक। अब एस्किमो जनजाति के लोग होते हैं, पुरुष और महिलाएं दोनों सेम प्रकार के वस्त्र ही पहनते हैं। तीमियाक होता है ये बदन पर पहने जाने वाला है, जो जर्सी नुमा होता है, सील मछली की खाल से बना होता है। अनोहाक दूसरा है, तीमिया के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। अब यहाँ पर क्या होती है, टुंड्रा प्रदेशों में बर्फबारी हमेशा रहती है तो सर्दी ज्यादा पड़ती है, तो उनको ये तीमिया के ऊपर और वस्त्र पहनना पड़ता है। तो तीमिया के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहता है, एनोहाक। अगला कामिक या मुकलुक्स। अब ये सील के चमड़े से बने हुए जूते होते हैं जिसे कामिक या मुकलुक्स कहा जाता है।
देखिए मुख्य सामग्री, ज्यादातर कैरिबो की खाल के वस्त्र पहनते हैं ये कैरिबो, या सील की खाल से अधिक गर्म व हल्का। अब सील की जो मछली, सील मछली होती है, उसकी खाल होती है वो अधिक तो गर्म रहती है और हल्की होती है। उनकी विशेषता क्या होती है? ये अधिक गर्म रहती है तथा हल्की होती है, पहनने में आसानी रहती है, अतः सील मछली की खाल से ये वस्त्र बनाते हैं। वस्त्र बनाने का कार्य मुख्यतः कौन करती है? स्त्रियां करती है। स्त्रियां उनके वस्त्रों का निर्माण करती है। तो तीमियाक जो जर्सीनुमा एक बाहेदार वस्त्र होता है, वो होता है सील मछली का बना हुआ, और अनोहक होता है जो तीमिया के ऊपर पहना जाने वाला है। ये क्या है? वस्त्र का प्रकार है। तीमिया क्या है? वस्त्र का प्रकार है। अब उनके उपकरण और यातायात बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके उपकरण, कई प्रकार के ये उपकरण रखते हैं अपने पास, और उनकी अलग अलग विशेषताएं होती है। जैसे पहले ये कयाक। कयाक क्या है? एक छोटी नाव। छोटी नाव होती है, उसको क्या बोलते हैं? कयाक बोलते हैं, जो अपने शिकार के लिए यूज में करते हैं। जो व्हेल की हड्डी, व्हेल की हड्डी या लकड़ी के ढांचे पर सील की खाल से मड़ी नाव होती है। या तो व्हेल की हड्डियां होती है या लकड़ी, उन पर जो सील मछली है उसकी खाल के द्वारा ये नाव बनाई जाती है, जिसे कयाक कहा जाता है। इसकी लंबाई होती है 5 मीटर और चौड़ाई होती है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो ये कयाक होती है। छोटी नाव को क्या बोलते हैं? कयाक। ये होती है छोटी नाव। और बड़ी नाव को क्या बोलते हैं? उमियाक। ये होती है बड़ी नाव। दोनों ही नावें होती है उमियाक और कयाक। कयाक होती है जो वेल की हड्डी या लकड़ी के ढांचे पर सील की खाल से बनाई जाती। अब उमियाक, ये भी एक बड़ी नाव होती है। अलास्का व ग्रीनलैंड में वेल के शिकार के लिए चौड़ी और बड़ी नाव। अलास्का और ग्रीनलैंड क्षेत्रों में सील मछली के शिकार के लिए जो नाव काम में ली जाती है, वो कौन सी होती है? उमियाक। बड़ी नाव काम में ली जाती है, जिसे उमियाक कहा जाता है। तो कयाक छोटी नाव, और उमियाक क्या है? बड़ी नाव होती है। हार्पून, ये भाई शिकार के लिए जो भाला काम में लिया जाता है, एक भालेनुमा हथियार होता है, जिसके पीछे एक रस्सी होती है, जिसको फेंक के शिकार करके वापस को खींच लिया जाता है। सील के शिकार के लिए 1.2 से 1.5 मीटर लंबा एक भालानुमा हथियार होता है, जो रस्सी से बंधा होता है। सील मछली के शिकार करने के लिए अब जो छिद्र करते हैं, उन छिद्रों के मध्य फेंक के उसको वापस खींच लिया जाता है, सील मछली का शिकार कर लिया जाता है। तो हार्पून है सील मछली के शिकार के लिए काम में लिए जाने वाले क्या है? उपकरण है हार्पून। स्लेज, स्लेज क्या होती है? गाड़ी होती है जो कुत्तों और रेंडियर से खींची जाती है। पहिया विहीन गाड़ी होती है, बर्फ पर चलने वाली गाड़ी होती है, जो वालरस की हड्डियों से बनी होती है। वालरस या सील मछली के हड्डियों से बनी होती है। स्लेज एक गाड़ी होती है जो किससे खींची जाती है? कुत्ते व रेंडियर से। अब ये तो थे इसके उपकरण। अब पढ़ेंगे इसका समाज संस्कृति या आधुनिक बदलाव, समय के साथ उनमें बदलाव हुआ या नहीं हुआ, क्या उनके रीति रिवाज, क्या उनकी परंपराएं, क्या उनकी संस्कृति, क्या उनकी सभ्यताएं। छोटे समूह में रहते हैं। अब ये क्या करते हैं? ये भी छोटे छोटे समूह में रहते हैं। पितृवंशीय इसमें समाज होता है, पितृ सत्तात्मक समाज होता है। बहुपत्नी प्रथा होती है। अब एस्किमो समाज में भी बहुत पत्नियां, एक से अधिक पत्नियां वो रख सकते हैं। ग्रीष्म काल में ये उत्सव मनाते हैं या समारोह का आयोजन होता है, वो ग्रीष्म काल में ही होता है। शीतकाल में अधिक बर्फाबारी के कारण वो नहीं होता है, लेकिन ग्रीष्म काल में ये उत्सव या समारोह का आयोजन करते हैं। ये भी जादू टोनों में विश्वास रखते हैं, टूने टोटकों में ये भी विश्वास रखते हैं। एस्किमो एल्यूट भाषा बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। एस्किमो जनजाति और कौन सी भाषा बोलते हैं? एल्यूट। एल्यूट भाषा बोलते हैं। ये कौन सी भाषा बोलते हैं? एल्यूट भाषा बोलते हैं। भोजन की कमी में बूढ़े वे असक्त लोग होते हैं, जो भोजन का शिकार करने में असक्षम होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनसे भोजन के शिकार नहीं हो पाता है। अब उनमें आधुनिक बदलाव होते हैं समय के साथ। आग्नेय अस्त्र व बंदूक का प्रयोग करने लगे हैं। वर्तमान समय में बंदूक का भी प्रयोग करने लगे हैं। कया की जगह मोटर चालित नाव काम में ली जाती है। वर्तमान समय में समय के साथ थोड़ा थोड़ा इनमें परिवर्तन होने लगा है, क्योंकि ये दूसरे पहले क्या साधन नहीं थे, तो ये बाहरी दुनिया से अनजान थे, लेकिन वर्तमान समय में वहाँ लोगों से उनका आना जाना होता रहता है, इसलिए वे समय के साथ धीरे धीरे क्या करते हैं? परिवर्तन होता रहता है। तो वहाँ पर जो मोटर चालित नाव है, उनका भी ये प्रयोग करते हैं। स्लेज गाड़ी की जगह क्या यूज करते हैं? स्नो स्कूटर को यूज करने लगे हैं।
फर व्यापार सो पहनावे में बदलाव, अब फर का व्यापार करते हैं, ये फर का व्यापार करते हैं। अमेरिकी स्वास्थ्य सुविधाओं से जनसंख्या बढ़ रही है, अब अमेरिका के द्वारा इनकी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही है, जिनसे जिनसे इनकी जनसंख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये कुछ बदलाव उनमें वर्तमान समय में देखा जा सकता है। तो ये थी हमारी पास एस्किमो जनजाति। अब अगले है भील। भारत में जो जनजाति है, जनजातियों जनसंख्या में सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो किस जनजाति की है, भील जनजाति की। भारत में सबसे अधिक 2011 की यह जनगणना के अनुसार है, सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है, भील जनजाति की। भील भारत भील भारत की जनजातियों में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा एक समूह है। ये राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के पहाड़ी व जंगली भागों में निवास करते हैं। अब ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन तीन राज्यों के जो जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। इनका जो मुख्य निवास क्षेत्र है वो जंगल या पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। अब देखिए, बिल नाम की उत्पत्ति एक द्रविड़ शब्द है बिल, उससे इसका नामकरण हुआ है, उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, धनुष। इनका शिकार का प्रमुख जो यंत्र होता है वो कौन सा होता है, धनुष बाण। तो इसका जो नाम की उत्पत्ति हुई है बिल शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुष। उसकी पौराणिक उत्पत्ति, ये अपने आप को क्या, महादेव के पुत्र निपात की संतान मानते हैं। अपने आप को किसकी संतान मानते हैं, निपात की संतान मानते हैं। इसकी प्रजाति क्या होती है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति होती है इनकी। कौन सी प्रजाति से संबंध रखते हैं बिल, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। इनका ऐतिहासिक संबंध महाभारत में एकलव्य से और रामायण में सबरी से ये अपना ऐतिहासिक संबंध रखते हैं। अब देखिए इनका निवास, भारत में ये कहाँ पर रहते हैं, मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में रहते हैं, जंगल या पर्वतीय क्षेत्रों में, जहाँ पर विंध्याचल या सतपुड़ा, अरावली, इन क्षेत्रों में निवास करते हैं ये। मध्य भारत में प्रायद्वीपीय पठार के कुछ भाग में ये निवास करते हैं। भील मुख्य रूप से 4 राज्यों में निवास करते हैं, जैसे राजस्थान की बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इन 4 जिलों में ये निवास करते हैं। मध्य प्रदेश में धार, झाबुआ, रतलाम, गुजरात में पंचमहल या बड़ोदरा में, और महाराष्ट्र में औरंगाबाद, नासिक, धुले व जलगांव, इन जिलों में ये निवास करते हैं। रूप में मुख्य रूप से 4 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में ये भील जनजाति निवास करती है। ये अरावली, विंध्याचल व सतपुड़ा की पहाड़ियों में निवास करते हैं। विंध्याचल, सतपुड़ा और अरावली, इनके जंगलों में ये निवास करते हैं। पहाड़ी बिलों को पालवी तथा मैदानी बिलों को बागड़ी कहते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, पालवी, और जो मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, बागड़ी कहा जाता है। यहाँ पर ये निवास करते हैं प्रायद्वीपीय पठार के आसपास, सर्वाधिक इनकी जनसंख्या है। तो भारत में जो सबसे बड़ी जनसंख्या समूह है वो किस जनजाति का है, भील जनजाति का। अब देखिए उनके क्या आर्थिक क्रियाकलाप है। खाद्य का संग्रहण, स्त्रियां वनों से कंदमूल, फूल, फल, पत्तियां एकत्रित करती है, उनके भोजन के लिए इनका संग्रहण करती है। कंदमूल, फूल, फल, पत्तियां इनका क्या करती है, एकत्रित करती है। आखेट के लिए ये अपने पास तीर कमान का यूज करते हैं। जो मुख्य हथियार होता है वो उसका क्या होता है, तीर कमान होता है। इनके जंगली पशुओं का शिकार करते हैं। पुरुष तालाबों से मछली भी पकड़ते हैं। जंगलों में रहते हैं तो जंगली पशु पक्षियों का ये क्या करते हैं, शिकार करते हैं तीर कमान से। लगभग 80% भील कृषि करने लगे हैं। वर्तमान समय में लगभग 80% है वो कृषि करने लगे हैं। 80% भील क्या करने लगे हैं, कृषि, और आदिम निर्वाह कृषि करते हैं। आदिम जीवन निर्वाह कृषि करने लगे हैं, या स्थानांतरणशील कृषि। क्योंकि उनके पास स्थायी जमीन है नहीं तो ये भ्रमणशील होते हैं, तो स्थानांतरितशील कृषि को करते हैं ये। पहाड़ी जमीन को चिमाता, अब जो पहाड़ी क्षेत्र में
जो कृषि की जाती है उसको चिमाता कहा जाता है, और मैदानी भाग में जो कृषि की जाती है उसे क्या कहा जाता है, दजिया कहा जाता है। जुमिंग एक कृषि का प्रकार है जो इसको आदिम जीवन निर्वाह कृषि को कहा जाता है। पहाड़ी क्षेत्र में जो कृषि की जाती है उसको क्या कहा जाता है, चिमाता। तथा मैदानी भाग में जो कृषि की जाती है उसको क्या कहते हैं, दजिया कहा जाता है, दजिया। ये भील जनजाति के द्वारा की जाती है। वर्तमान समय में जो 80% भील है वो कृषि करने लगे हैं। पशुपालन भी एक तरह का उनका व्यवसाय है। भेड़ बकरी गाय भैंस व कुक्कुट का पालन करते हैं। पशुपालन भी एक तरह का उनका क्या है, अच्छा व्यवसाय, अपने साथ पशुपालन पशु रखते हैं ये। अब देखिए उनका क्या भोजन और किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। उनका मुख्य भोजन क्या होता है, मक्का होता है। भीलों का मुख्य भोजन क्या होता है, मक्का। उत्सवों पर चावल का निर्माण करते हैं ये, चावल बनाते हैं जिसे चोखा या लापसी बनाई जाती है। छाछ और आटे से बनी राबड़ी, ये तो प्रसिद्ध है राजस्थान की राबड़ी, जो हम सभी खाते हैं। किससे बनाई जाती है, छाछ व आटे से बनाई जाती है राबड़ी। ये भीलों का एक प्रमुख भोज्य पदार्थ है। रीति रिवाज अनुसार मांसाहारी, ये रीति रिवाज के अनुसार मांसाहारी भी होते हैं, क्योंकि ये शिकार करके फिर मांस का सेवन करते हैं। महुआ से बनी मदिरा के व्यवसायी होते हैं। अब भील है सबसे अधिक क्या करते हैं, महुआ के फूलों से किसका निर्माण करते हैं, मदिरा शराब का निर्माण करते हैं और फिर उसका सेवन करते हैं। तो भोजन के रूप में ये महुआ का भी सेवन करते हैं, मदिरा का, महुआ के फूलों से इसका निर्माण करते हैं ये। अब किस प्रकार के वस्त्र या आभूषण पहनते हैं, पुरुष होता है जो कमीज धोती या साफा पहनते हैं ये। भील जो पुरुष होते हैं वो कमीज पहनते हैं, धोती और साफा ये उनका वस्त्र होता है। स्त्रियां घाघरा कांसली या लुगड़ी पहनती है। आभूषण के रूप में चांदी पीतल जस्ता व निकल के कुछ आभूषण बनाए होते हैं जो पहनते हैं। लाख व कांच की चूड़ियां पहनती है स्त्रियां। लंगोटिया भील जो एमपी और महाराष्ट्र में रहते हैं, और पोतीदादा भील जो धोती कुर्ता पहनते हैं। तो ये उनके वस्त्र व आभूषण थे। अब उनके निवास करें, ये जंगल में रहते हैं तो झोंपड़ियों का निर्माण करते हैं। झोंपड़ियाँ वे खेत की टीलों पर बनाई जाती है। खेत की टीलों पर जो झोंपड़ियाँ बनाते हैं जो मिट्टी पत्थर या बांस या खेपरेल की बनी होती है। सामने की दीवार गोबर की खड़िया व लाल गेरू से सजाई जाती है। जो सामने की दीवार है घर के वो किससे सजाई जाती है, गोबर से, खड़िया या लाल गेरू से उस पर रंगाई की जाती है। छोटे गांवों के समूह को फला कहा जाता है। बिलों के जो छोटे गांव होते हैं उन समूहों को क्या कहा जाता है, गांवों के समूह को फला, और बड़े गांवों को क्या कहा जाता है, पाल। इंपॉर्टेंट है, फला और पाल कहा जाता है। छोटे गांवों को फला कहा जाता है, बड़े गांवों को पाल कहा जाता है। वर्तमान में ये पक्के मकान भी बनाने लगे हैं धीरे धीरे। इनको जो संसाधन है वो उपलब्ध हो रहे हैं जिससे ये पक्के मकान भी बनाने लगे हैं। ये भी आधुनिक सुविधाओं से युक्त होने लगे हैं धीरे धीरे। अब इनके पास हथियार और औजार क्या हैं, धनुष बाण तलवार खंजन, ये इसके प्रमुख हथियार थे। धनुष बाण ये उनका पारंपरिक हथियार है, धनुष बाण। बाण दो प्रकार के हैं, एक तो हरियो या रोबदो, ये दो बाणों के प्रकार होते हैं। पक्षी पकड़ने का जो फंदा बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, फटकिया कहा जाता है। पक्षी पकड़ने के लिए एक फंदा बनाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है, फटकिया। अब वर्तमान समय जो संपन्न भील है वो अपने साथ शिकार के लिए बंदूक का भी उपयोग करते हैं। बंदूक भी अब रखने लग गए हैं। और इनके घरों को या झोंपड़ियों को कू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कू कहा जाता है। तो ये इनके निवास गृह हथियार थे। अब उनकी देखो सामाजिक संरचना और संस्कृति क्या है। सामाजिक संरचना पितृ सत्तात्मक समूह होता है इसका। ये भी एक पितृ सत्तात्मक समूह रखते हैं जो अपने कुल को आगे लेके चलते हैं। बहुपत्नी प्रथा इसमें भी होती है। भील जनजातियों में भी बहुपत्नी प्रथा चलती है। ये हम जनजातियां लगभग पढ़ते हैं उनमें ये कॉमन ही है, बहुपत्नी प्रथा। विवाह में कन्या का मूल्य तय करते हैं और उसको लेते हैं। एक कन्या का मूल्य तय किया जाता है और उसको लिया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, दापा। क्या कहा जाता है, दापा। कन्या का जो मूल्य तय किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, दापा कहा जाता है। और गांव का मुखिया क्या कहलाता है, गेमती। भील जनजाति के गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, गेमती कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है, तो ये ध्यान रखना। गांव का मुखिया क्या कहलाता है, गेमती कहलाता है।
अब देखिए विवाह के प्रकार, इसमें मोरबंदिया, अपहरण, देवर विवाह, विनिमय, सेवा या क्रय विवाह, ये विवाह प्रचलित हैं। गंधर्व, जिसे प्रेम विवाह भी कहा जाता है। गोल गधेड़ो प्रथा, यानी जो व्यक्ति सास से शिकार करके अपनी इच्छा अनुसार चुन सकता है, युवती चुनने का अधिकार रखता है, जिसे क्या कहा जाता है? गोल गादेड़ो। क्या कहा जाता है? गोल गादेड़ो। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। अब इनके धर्म व क्या त्योहार है देखिए। ये क्या करते हैं? प्रकृति पूजक होते हैं। प्रकृति क्या पूजा करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें उन प्रकृति के साथ ही डिपेंड होती है, प्रकृति पर निर्भर करते हैं ये, तो उनकी क्या करते हैं? ये प्रकृति की पूजा करते हैं। कृषि यंत्रों की पूजा करते हैं। होली व दीपावली इनका प्रमुख त्योहार होता है। भील जनजातियों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? होली व दीपावली, क्योंकि इनका अपने आप को ऐतिहासिक संबंध रखते हैं ये। गौरी, श्रावण मास में पार्वती का पूजन कर जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गौरी। और बेणेश्वर मेला, इंपॉर्टेंट, बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है? बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, राजस्थान के डूंगरपुर। सोम, माही, जाखम, इन तीन नदियों के संगम पर ये मेला लगता है। सोमवाई त्रिवेणी संगम, एक बेणेश्वर धाम, जहाँ पर ये मेला लगता है। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर जिले में, राजस्थान के डूंगरपुर जिले में लगता है, जो इनका प्रमुख मेला होता है, जहाँ पर बहुत अधिक संख्या में ये भील जनजाति के लोग पहुँचते हैं। जो जनवरी फरवरी माह में लगता है, जनवरी फरवरी माह में ये बेणेश्वर मेला लगता है डूंगरपुर में। और उनके प्रमुख नृत्य घूमर, गेर या गवरी, ये इसके प्रमुख नृत्य हैं। घूमर, गेर या गवरी भील जनजातियों के प्रमुख नृत्य हैं। भीलों का रणकोष क्या होता है? फाड़े फाड़े, ये इनका रणकोष होता है। इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी ध्यान रखना, कई बार पूछा जा चुका है। फाड़े फाड़े किस जनजाति का प्रमुख उद्घोष है? तो किस जनजाति का है? भील जनजाति का मुख्य उद्घोष रणकोष है फाड़े फाड़े। झाड़ फूंक करने वाले को भोग कहा जाता है, वे धार्मिक संस्कार कराने वाले को भगत कहा जाता है। जो झाड़ फूंक करता है उनको क्या कहा जाता है? भोग। और जो धार्मिक संस्कार कराने वाला होता है उसकी क्या कहते हैं? भगत कहते हैं। तो ये उनकी धार्मिक परंपराएं या सामाजिक संरचनाएं थी भील जनजातियों की। गांव का मुखिया गेमटी कहलाता है, और विवाह में कन्या का मूल्य तय किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? दापा कहा जाता है। अब हमारी अगली जनजाति है, चौथी और लास्ट है, वो कौन सी है? गोंड। भील जनजाति के बाद दूसरा स्थान कौन सी जनजाति का है? गोंड जनजाति का। भारत में एक नंबर पर भील है, दूसरे नंबर पर है गोंड जनजाति। इनका समूह बहुत अधिक फैला हुआ है। भारतीय प्रायद्वीप पर निवास करने वाली जनजाति को गोंड कहा जाता है। गोंड शब्द की उत्पत्ति खोंडा से हुई है, जिसका अर्थ है पहाड़ी। क्या अर्थ है? पहाड़ी, यानी ये पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है। गोंड अपने आप को कोइदुर या कोल भी कहा कहते हैं। अपने आप को किस नाम से जाने जाते हैं ये? कोइदुर या कोल भी कहते हैं अपने आप को गोंड जनजाति के लोग। 16वीं से मध्य 18वीं सदी तक मध्य भारत में गोंडों का 4 साम्राज्य थे। कितने साम्राज्य थे? गोंडों के 4 साम्राज्य थे मध्य भारत में, जिसे गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा व खंडेला, ये 4 क्या थे? इनके साम्राज्य थे। गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा व खंडेला मध्य भारत में 16वीं से मध्य 18वीं शताब्दी तक। भारत में गोंड जनजाति की संख्या दूसरी सर्वाधिक है। भील के बाद दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो वो किसकी है? गोंड जनजाति की है। उनका देखो निवास मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात व असम, इन राज्यों में ये निवास करते हैं। यानी लगभग प्रायद्वीपीय पठार पर ये फैली हुई है। भारत के जो प्रायद्वीपीय पठार पर ये जनसंख्या, ये गोंड जनजाति फैली हुई है। पर्वतीय क्षेत्र, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में, सोन या देवगढ़ की उच्च भूमि में, बस्तर का पठार में, या गढ़जान पहाड़ियों में, ये ज़्यादातर पहाड़ियों पर ही निवास करते हैं। इनका क्षेत्र होता है, निवास क्षेत्र वो पहाड़ी होता है, पर्वत एरिया। तो इन पर्वतीय एरिया में ये निवास करते हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी होनी चाहिए? 600 से 900 मीटर की ऊंचाई पर ये रहते हैं। जिन पहाड़ी की ऊंचाई 600 से 900 मीटर की है, वहाँ पर ये निवास करते हैं। अब देखिए उनके आर्थिक क्या क्रियाकलाप है, क्या उनकी कृषि करते हैं, क्या उनका व्यवसाय है। कृषि के प्रकार, डिप्पा कृषि, जो गोंड जनजाति है वो जो झूमिंग कृषि है, स्थानांतरणशील या जीवन निर्वाह कृषि है, वो कौन सी किस नाम से जानी जाती है? डिप्पा नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? डिप्पा। झूमिंग कृषि
जिसमें बीज हटाकर बोना, देवी माता को पशु की बलि देना। अपनी कृषि कार्य को प्रारंभ करने पर ये क्या करते हैं, बलि देते हैं, पशु की बलि चढ़ाते हैं माता को। दूसरी है पेंडा कृषि। बस्तर में तीव्र ढालों पर सीढ़ीदार खेती। बस्तर के पठार में, छत्तीसगढ़ में जो कृषि की जाती है तीव्र ढलान क्षेत्रों में, उसे क्या कहा जाता है, पेंडा कृषि कहा जाता है, जो भी गोंड जनजाति के द्वारा की जाती है। एक सीढ़ीदार खेती होती है। लकड़ी के लट्ठे से मिट्टी के कटाव को रोका जाता है। लकड़ी के लट्ठे देखकर ये मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। पेड़ा क्या, एक सीढ़ीदार कृषि है जो बस्तर के पठार पर की जाती है और किसके द्वारा, गोंड जनजाति के द्वारा की जाती है। तो ये दीपा कृषि, पेंडा कृषि, दो प्रकार की कृषि करते हैं। इसके अन्य व्यवसाय की वनोत्पाद संग्रह, पशुपालन या मछली पकड़ना, ये भी इसका अन्य कार्य। पशुपालन भी करते हैं और मछलियों की भी पकड़ते हैं। कुरुख, केवट, धीवर वर्ग ये महुआ क्रम से जीवन व्यापन करते हैं। रापत वर्ग ये पशुचारण व दूध को बेचते हैं। अधिकांश गोंड अब कर्षक बन गए हैं। अब ज्यादातर गोंड है वो अब कर्षक बन गए, समय के साथ अपने आप को परिवर्तन करने लगे हैं और कृषि कार्य में संलग्न हो गए हैं। अब देखिए उनका क्या भोजन है, क्या वस्त्र है और उनके किस प्रकार के निवास क्षेत्र होते हैं, मकान होते हैं। देखिए भोजन, मुख्य भोजन कोदू व कुटकी, ये उनका मुख्य भोजन है। भील का हमने पढ़ा था मक्का, और गोंड जनजातियों का मुख्य भोजन वो क्या होता है, कोदू व कुटकी। उत्सवों पर ये चावल का बनाते हैं। शिकार व बलि के जानवर का मांस खाते हैं। और दुपान व महुआ की शराब, ये भी महुआ का सेवन करते हैं या धूम्रपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं ये। और महुआ का मदिरा, शराब महुआ के द्वारा मदिरा बनाई जाती है और उसका सेवन किया जाता है। किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, ये सूती वस्त्र पहनते हैं। पुरुष धोती और स्त्री साड़ी या चोली पहनती है। चांदी व एल्यूमिनियम के गहने बनाते हैं ये। स्त्रियां काले मनकों का हार, रंगीन चूड़ियां, गोदना, शरीर पर नाम या चित्र गोदने। लड़कियां बालों में सफेद बांस के कंगे रखती है। तो ये उनके आभूषण और वस्त्र हैं। अब देखिए उनका निवास करे, नगले। छोटे छोटे गांव को क्या कहते हैं, नगले, उनमें रहते हैं नगले। छोटे छोटे गांव का समूह होता है उसे नगले कहा जाता है। ये घास फूस व मिट्टी के मकान बनाते हैं, घास फूस व मिट्टी के ही मकान बनाते हैं। घर में रहने का एक कमरा होता है, रसोई होती है, बरामदा और पूजा घर बनाते हैं अलग अलग। आवाज से पहले सगुन निकलवा कर बत्तख या मुर्गी की बलि चढ़ाना, ये गृह प्रवेश से पहले बत्तख या मुर्गी का क्या करते हैं, बलि चढ़ाते हैं उनकी गृह प्रवेश से पहले। तो ये उनकी प्रथा है, आवाज से शुरू करने से पहले ये बत्तख या मुर्गी की क्या करते हैं, बलि चढ़ाते हैं। अब देखिए उनकी समाज और संस्कृति किस प्रकार होती है। पिता की मृत्यु पर संपत्ति पुत्रों में बंट जाती है। सबसे बुजुर्ग पुरुष होता है वो परिवार का क्या होता है, मुखिया होता है। सबसे बड़ा होता है वो परिवार का मुखिया होता है। और गांव का मुखिया क्या कहलाता है, पटेल या मुखादम कहलाता है। क्या कहलाता है, पटेल। ये भी कई बार पूछा जाता है। जो गांव का मुखिया वो क्या कहलाता है, पटेल या मुखादम। चौकीदार, कोतवार, पुजारी को देबारी होता है, वो इसका पुजारी होता है मंदिरों का। और विवाद में गांव की पंचायत सुलझाई जाती है। कुछ कोई भी किसी प्रकार का विवाद होता है तो गांव की पंचायत बैठाई जाती है और वही उसका क्या करती है, निवारण करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गांव का मुखिया पटेल कहलाता है, चौकीदार कोतवार होता है, पुजारी देबारी, समाज से होता है, देबारी कहलाता है। अब विवाह भाषा, सेवा, विनिमय, हरण व विधवा विवाह इसमें प्रचलित है। विवाह जल स्रोत या आम के वृक्ष के नीचे किया जाता है। गोंडी बोली होती है उनकी, जो द्रविडियन भाषा परिवार से संबंध रखती है, तमिल व कन्नड़ से संबंधित होती है। गोंडी बोली बोली जाती है। गोंड जनजाति के द्वारा बोले जाने वाली जनजाति वो कौन सी है, गोंडी बोली। गोंड 4 मुख्य वर्गों में बंटे हुए हैं। 4 मुख्य भागों में ये गोंड जनजाति है वो बंटी हुई है। अब देखिए उनकी धर्म व क्या मान्यता है। प्रमुख देवता कौन कौन से, बड़ा देव, श्री शंभू महादेव या परसापेन, ये उनके मुख्य देवताएं हैं। शीतला माता व छोटी माता देवी की भी ये पूजा करते हैं। प्रकृति की पूजा करते हैं। कुछ गोंड प्रकृति पूजक होते हैं। विश्वास है कि भगवान वनों में निवास करते हैं। गोंड जनजाति के लोग होते हैं वो क्या रखते हैं, विश्वास है कि भगवान है वो कहाँ निवास करते हैं, वनों में निवास करते हैं। प्रकृति में निवास कौन करता है, भगवान।
इसलिए वो प्रकृति की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। संगीत एवं नृत्य, पूर्णिमा की रात इकट्ठे होकर गाना नाचना होता है। दूलिया, जो प्रमुख एक गायक जाति होती है, दूलिया कहलाती है। और प्रधान इतिहास गाकर सुनाते हैं। अब देखिए बलि व अनुष्ठान, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भेड़ बकरियों की बलि दी जाती है। अब वे अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भेड़ बकरियों की क्या देते हैं, बलि देते हैं। और जादू टोनों का इनमें भी क्या होता है, प्रचलन होता है। जो हमने चारों जनजातियां पढ़ी है वो इससे किससे प्रभावित है, जादू टोनों से प्रभावित है। उनमें ये एक प्रकार का प्रचलन चलता है। अब देखिए उनकी पौराणिक कथा क्या है गोंड जनजाति की। प्रधान की कथा के अनुसार गोंड के भगवानों को शंभु महादेव की ने गुफा में कैद किया। गोंडों के नायक पाहंडी कपार लिंगम ने देवी जंगूबाई की मदद से उन्हें आजाद करवाया। वे 4 समूह में गुफा से बाहर आए, तभी से गोंड 4 सगा में बंट गए। ये उनकी पौराणिक कथा, पौराणिक मान्यता है जो प्रधान गाकर उनको सुनाता है, उसके आधार पर ये बताया गया है। वर्तमान इनकी स्थिति क्या देखो, बड़ी संख्या में खदानों व विनिर्माण उद्योग में श्रमिकों के रूप में कार्य करने लगे। वर्तमान समय में ये बाहरी सभ्यता से धीरे धीरे जुड़ने लगे और ये अपना भरण पोषण है वो खदानों में या विनिर्माण उद्योग में श्रमिक के रूप में कार्य करके करते हैं। सरकार ने दासता की प्रतीक कबाड़ी प्रथा पूर्णतः प्रतिबंधित कर दी है। उनकी जो प्रथा चलती थी उनको प्रतिबंधित कर दिया है। मर्द शरीर को जलाते हुए दफनाते हैं, आत्मा को अजर अमर मानते हैं। ये इनकी कुछ मान्यताएं हैं। अब देखिए हमने 4 प्रकार की अपनी जनजातियों को विस्तृत तौर पर पढ़ लिया है। कौन कौन सी, एस्किमो, बुशमैन, भील और गोंड, ये 4 जनजाति हमारे सिलेबस में दी हुई है। अब इन चारों को एक साथ थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। अब विशेषता जैसे निवास स्थल क्षेत्र है, बुशमैन एक कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल में। एस्किमो व टुंड्रा या आर्कटिक क्षेत्रों में यानी उच्च अक्षांशों में निवास करते हैं, कनाडा व ग्रीनलैंड के क्षेत्रों में। भील है अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, इन क्षेत्रों में ये निवास करती है, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में। और गोंड जनजाति वो सतपुड़ा या बस्तर के पठार पर निवास करती है। उनका मुख्य व्यवसाय आखेट, एस्किमो का भी आखेट है और सील मछली का मुख्यतः आखेट करते हैं। इनका भी कृषि व आखेट, इनमें जूमिंग कृषि है। गोंड जनजाति वो आखेट कम करती है या नहीं के बराबर करती है। प्रजाति बुशमैन है व निग्रो, एस्किमो मंगोलाइड प्रजाति से और भील है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से। और गोंड होते हैं वो द्राविड़ प्रजाति से संबंध रखते हैं। ये इनकी प्रजातियां है। अब इनके घर, बुशमैन के घर क्या गुफाएं होती है और एस्किमो के शीतकालीन घर इग्लू कहलाते हैं। और भील जनजाति के जो घर होते हैं वो मिट्टी व पत्थर के बनाए झोंपड़ी होती है और ये घास फूस के मकान बनाते हैं गोंड जनजाति के लोग। तो ये इनके कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं अलग अलग जनजातियों की। अब देखिए महत्वपूर्ण शब्दावली, ये इंपॉर्टेंट है, इन शब्दावलियों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इन शब्दावलियों को याद रखें। बुशमैन, बुशमैन में करपे किसे क्या कहा जाता है, बुशमैन का जो अस्थायी गांव होता है उसे क्या कहा जाता है, करपे कहा जाता है। जो 8-10 झोंपड़ियों का एक समूह होता है जिसे गांव बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, करपे बोला जाता है। ये 8 से 10 झोंपड़ियों का एक समूह होता है। क्रॉस, स्त्रियों का चोगा यानी वस्त्र होता है उसे क्या बोलते हैं, क्रॉस बोलते हैं बुशमैन। जो बुशमैन राइस होते हैं वो दिमक होते हैं, ये चींटियां या दिमक, उनको क्या बोलते हैं, बुशमैन राइस। उनका सबसे स्वादिष्ट भोजन कौन सा होता है, ये होता है। लकड़ी का वाद्य यंत्र होता है जो गोरा कहलाता है। और तसबा, तरबूज, जो पानी के लिए काम में लिया जाता है, पानी को पीने के लिए काम में लिया जाता है, और तरबूज होता है क्योंकि यहाँ पानी की कमी होती है। तो बुशमैन जनजाति से संबंधित ये कुछ शब्दावली है जिनको याद रखना है। एस्किमो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें शब्दावली अधिक है। इग्लू, बर्फ का घुमदाकार घर जो शीतकाल में बनाया जाता है। ट्यूपिक और कर्मक, ये दोनों ग्रीष्म काल में बनाए जाते हैं। ट्यूपिक होता है चमड़े का घर होता है, जबकि कर्मिक क्या है, भूमिगत लकड़ी का घर होता है। कयाक और उमियक, ये दोनों क्या है, नाव होती है, नाव होती है जो चमड़े की या खाल की बनाई जाती है। कयाक छोटी नाव को कहते हैं और उमियाक बड़ी नाव को कहते हैं। छोटी नाव क्या कहलाती है, कयाक, बड़ी नाव क्या कहलाती है,
उमियाक कहलाती है। अब देखिए सिमाक, ये क्या है, उनकी शिकार की विधियां, शिकार की विधियां। माओपाक, प्रतीक्षा करके शिकार करना, यानी इंतजार करके वेट करते हैं मछली का आने का, वो फिर उसका शिकार करते हैं, तो क्या कहलाती है, माओपाक। ये दोनों क्या है, शीतकालीन है। इतुपाक, दो छिद्रों वाली शिकार विधि होती है, एक छिद्र में चारा डाला जाता है, दूसरे छिद्र से इसका शिकार किया जाता है। उतोक है, ये बसंतकालीन आकेट होता है, बसंत काल में जो शिकार किया जाता है वो क्या कहलाती है, उतोक। तो ये शब्दावली एस्किमो जनजाति से संबंधित है। अब देखिए बील, बील में दापा, कन्या का जो मूल्य तय किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, दापा कहा जाता है। गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, गेमटी कहा जाता है। गांव का मुखिया क्या कहलाता है, गेमटी। भील जनजाति गांव का मुखिया गेमटी कहलाता है। भोग, झाड़ फूंक करने वाला भोग कहलाता है। भगत होता है जो धार्मिक संस्कार कराने वाला होता है, वो क्या होता है, भगत। अब देखिए ये गांव के नाम है फला और पाल। छोटे गांव है उसको फला कहता है और कहते हैं, बड़ा गांव उसे पाल कहते हैं। चिमाता, ये पहाड़ी जूमिंग कृषि है, और जो मैदानी कृषि है उसे क्या कहते हैं, दजिया कहा जाता है। और फटकिया क्या है, ये पक्षी पकड़ने का एक फंदा होता है जिसे फटकिया कहा जाता है। तो ये भील जनजाति से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं, जरूर इनको याद रखें। गोंड के लिए दीपा कृषि, ये भी एक जूमिंग कृषि का प्रकार है, दीपा कृषि। और पेंडा कृषि और सीढ़ीदार कृषि होती है जो बस्तर के पठार पर की जाती है। सगा, गोंड के 4 प्रमुख वर्ग है, उन्हें क्या कहा जाता है, सगा कहा जाता है। पटेल या मुखादम, जो गांव का मुखिया उसे क्या क्या कहते हैं, पटेल या मुखादम कहा जाता है। गांव का चौकीदार है उसे कोतवार कहा जाता है। और गांव का पुजारी होता है वो देबारी कहलाता है। प्रमुख गायक जाति है वो कौन सी है, दूलिया। कौन सी जाति है, दूलिया। और कबाड़ी प्रथा है जो दास्ता की प्रथा है, जो अब बंद कर दी गई है सरकार के द्वारा। तो ये शब्दावली है जो इम्पोर्टेंट है, इन्हीं में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान से देख के जाएं, एक बार अच्छी तरीके से पढ़ें। अब देखिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इससे संबंधित, जिसे हमें वापस इसको रिवीजन कर सकेंगे। बुशमैन किस मरुस्थल में निवास करते हैं, जो बुशमैन प्रजाति जनजाति है कहाँ पर निवास करती है, कालाहारी मरुस्थल में, कालाहारी मरुस्थल में। नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, इन 3 देशों में फैला हुआ है कालाहारी मरुस्थल, उनमें ये बुशमैन है वो रहते हैं। कालाहारी मरुस्थल, बुशमैन दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में लगभग 20,000 वर्षों में से निवास करते रहे हैं। तो बुशमैन है वो कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एस्किमो को शीतकालीन घर क्या कहलाता। अभी हमने पढ़ा था, वापस जो शब्दावली पढ़ी थी उसमें शीतकालीन घर। तो एस्किमो का शीतकालीन घर है वो किस नाम से जाना जाता है, इग्लू। किस नाम से जाना जाता है, इग्लू। ट्यूपिक और कर्मक, ये दोनों क्या है, ग्रीष्मकालीन है, ग्रीष्मकालीन। बर्फ की शिलाओं को काटकर बनाया गया गुंबद नुमा शीतकालीन घर इग्लू कहलाता है। एस्किमो द्वारा लकड़ी व व्हेल मछली की हड्डियों से बनाए गए मकान को क्या कहा जाता है, लकड़ी या व्हेल मछली की हड्डियों से बनाए गए मकान को क्या कहा जाता है, जो लेब असिस्टेंट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था। किससे बनाया, लकड़ी या व्हेल मछली की हड्डियों से बनाए गए मकान को क्या कहा जाता है, कर्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्मक। एस्किमो द्वारा लकड़ी व व्हेल मछली की हड्डियों से बनाए गए मकान को कर्मक कहा जाता है। अगला, गोंड जनजाति की जूमिंग कृषि को बस्तर में क्या कहा जाता है। जो जूमिंग कृषि की जाती है गोंड जनजाति से, 2 प्रकार की जाती है। कौन कौन सी होती है, एक तो दीपा और दूसरी है पेंडा कृषि। और जो बस्तर में की जाती है वो कौन सी होती है, पेंडा कृषि। कौन सी होती है, पेंडा कृषि, सीढ़ीदार कृषि, सीढ़ीदार कृषि कहते हैं इसे। मध्य प्रदेश के बस्तर में तीव्र पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार खेतों में की जाने वाली कृषि को पेंडा कृषि कहते हैं। तो दीपा और पेंडा ये 2 प्रकार की कृषि है, गोंड जनजाति के द्वारा की जाती है। एस्किमो द्वारा सील मछली के शिकार की प्रतीक्षा विधि को क्या कहते हैं, जो इंतजार करके शिकार किया जाता है, शीतकालीन विधि है। 2 प्रकार की बताई थी, माओपाक और इतुपाक। तो माओपाक है
वो प्रतीक्षा विधि कहलाती है। उत्तक है वो बसंतकालीन होती है, और इत्तुपाक भी ये शीतकालीन है, जिसमें 2 छिद्र के द्वारा किया जाता है। कया क्या है? एक नाव है, छोटी नाव। छोटी नाव को क्या कहते हैं? कया कहते हैं। तो ये शब्दावली है जो जरूर याद रखनी है। तो आज हमने जो 4 प्रकार की जनजातियां पढ़ी थी, लेब स्टूडेंट के लिए इन 4 जनजातियों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी शब्दावली को विशेष तौर से ध्यान से पढ़ लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।